नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम रेखा है और मेरी उम्र 45 साल है। दोस्तों, मेरी जिंदगी की कहानी आज आपके साथ बांटना चाहती हूँ। मेरी शादी को बस 2 साल ही हुए थे जब भगवान ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे पति राहुल दुनिया छोड़कर चले गए और मुझे अकेला छोड़ गए, वो भी तब जब मैं अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी। हाँ, मैं गर्भवती थी जब यह दुर्घटना हुई। पूरे 17 साल से मैं एक विधवा के रूप में जी रही हूँ और अपने बेटे अमन को अकेले ही पाल रही हूँ। राहुल के जाने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपना सारा ध्यान और प्यार सिर्फ अपने बेटे पर लगाऊंगी। दूसरी शादी का ख्याल भी मन में नहीं आने दिया। भगवान का शुक्र है कि पैसे की कभी तंगी नहीं रही। मेरे माता पिता दोनों का देहांत पहले ही हो चुका था और मैं उनकी इकलौती संतान थी, इसीलिए उनकी सारी जायदाद मुझे मिली थी। इसी जायदाद के सहारे मैंने अमन को हर सुख सुविधा दी। अमन को मैंने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। हर गर्मी की छुट्टियों में हम अलग अलग जगहों पर घूमने जाते। कभी हिमाचल की पहाड़ियों पर, कभी गोवा के समुद्र तट पर और कभी केरल के हरे भरे नज़ारों के बीच। हमारी जिंदगी में खुशियों की कमी नहीं थी। अमन हंसता था तो मुझे लगता था पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। इन सालों में मैंने खुद को बिल्कुल भुला दिया था। भूल गई थी कि मैं भी एक इंसान हूँ। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मेरा भी हक है प्यार पाने का। मेरा भी हक है कि मैं शादी करूं, क्योंकि मैं अभी जवान थी। जब अमन छोटा था तो मुझे इन बातों का एहसास भी नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, मेरा अकेलापन और गहराता गया। समय के साथ मैंने एक छोटा सा कपड़े का बिजनेस भी शुरू किया। शुरू में सिर्फ टाइम पास के लिए, लेकिन बाद में यह अच्छा चलने लगा। अमन भी जब बड़ा हुआ तो इस काम में मेरा हाथ बंटाने लगा। उसके साथ बिजनेस में काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब अमन 19 साल का हो चुका है, जवान और समझदार। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मुझे एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा है। जब अमन अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है तो यह बड़ी हवेली खाली खाली और सुनसान लगती है। रात को अकेले बिस्तर पर लेटकर सोचती हूँ कि क्या मेरी जिंदगी में सिर्फ अमन ही सब कुछ है? क्या मुझे एक और मौका नहीं मिल सकता? पिछले कुछ दिनों से कई रिश्ते आ रहे हैं मेरे परिचितों के जरिए। एक दो तो ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरा डर था कि अमन इस बारे में क्या सोचेगा। आखिर उसने अपने पूरे जीवन में मुझे सिर्फ अपनी माँ के रूप में देखा है, किसी और के साथ नहीं। फिर एक दिन हिम्मत जुटाकर मैंने अमन से बात करने का फैसला किया। वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। फिर मैंने पूछा, अमन बेटा, क्या तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है? हाँ माँ, बोलो ना, उसने अपनी किताब से नजरें हटाते हुए कहा। मैंने गहरी सांस ली और बोली, देखो बेटा, तुम अब बड़े हो गए हो। जल्द ही तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके अपना अलग रास्ता चुनोगे। शायद कहीं दूसरी जगह नौकरी करोगे, शादी करोगे। उसने मेरी बात काटते हुए पूछा, माँ, कहना क्या चाहती हो? मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, बेटा, कभी कभी मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मैंने सोचा था, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं किसी अच्छे रिश्ते को हाँ कह दूं? मेरी बात सुनते ही अमन का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वो कुछ पल तक कुछ नहीं बोला, फिर अचानक उठकर खड़ा हो गया। नहीं माँ, मैं मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में कंपन था। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। मैं उसके पीछे गई और देखा कि वो अपने पलंग पर बैठा था। आंखों में आंसू थे। मेरा दिल टूट गया। मैंने उसके पास बैठते हुए कहा, अमन बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हें दुख हो। तुम मेरे लिए सबसे पहले हो, हमेशा। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाने लगी, जैसे वो अब भी मेरा छोटा सा बच्चा हो। धीरे धीरे उसका दर्द कम हुआ। माँ, मुझे माफ कर दो, उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं आपको दुखी नहीं देख सकता, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। मैंने उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, मैं इस बारे में और नहीं सोचूंगी। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। थोड़ी देर बाद जब उसका मूड थोड़ा बेहतर लगा, मैंने सुझाव दिया, चलो बाहर चलते हैं, कहीं अच्छा सा खाना खाते हैं। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ,
आज मैंने अपने दोस्त विशाल के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया है। उसकी माँ भी हमारे साथ आ रही हैं। पता है वो भी विधवा हैं और विशाल उनका इकलौता बेटा है, बिल्कुल हमारी तरह। मैंने उसकी बात सुनी और हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। फिर मैंने बोला, अरे तो फिर हम सब साथ में क्यों नहीं चलते? आज का शाम हम सब मिलकर बिताएंगे। क्या ख्याल है? अमन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह माँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। विशाल को मैंने पहले भी कई बार देखा था, जब वो अमन से मिलने हमारे घर आता था। अमन के ही उम्र का था, लेकिन उसका शरीर ज्यादा मजबूत और तंदुरुस्त लगता था। शायद इसलिए, क्योंकि वो रोज व्यायाम करता था और खेलों में रुचि रखता था। मेरा अमन तो किताबों में ही डूबा रहता था, खेल कूद से हमेशा दूर। जब हम रेस्तरां पहुंचे, तो मैं पहली बार विशाल की मां सविता से मिली। हमारे बीच आपसी तालमेल इतना अच्छा था कि लगा जैसे हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। उन्होंने भी अपने पति को खोया था और अपने बेटे को अकेले ही पाला था। हम दोनों की कहानियां इतनी मिलती जुलती थीं कि उस शाम पूरे वक्त हम बातें ही करते रहे। अमन, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी माँ इतनी प्यारी हैं। विशाल ने खाने के बीच हंसते हुए कहा। अमन शर्मा गया और बोला, हाँ यार, मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। उस दिन के बाद हमारे परिवारों के बीच का फासला कम होता गया। अब हम अक्सर साथ में वक्त बिताते, कभी हमारे घर, कभी उनके घर। सविता और मैं इतने अच्छे दोस्त बन गए कि लोगों को लगता हम बहनें हैं। एक दिन सविता ने चाय पीते हुए पूछा, रेखा, तुमने भी मेरी तरह दोबारा शादी करने का कभी नहीं सोचा? सोचा तो था, लेकिन अमन को यह बात पसंद नहीं थी। मैंने अपना दिल खोलकर बात की। सविता ने सहमति से सिर हिलाया। विशाल भी ऐसा ही है। जब भी मैंने इस बारे में बात की, उसने साफ मना कर दिया। हम दोनों हंस पड़े यह देखकर कि हमारे बेटे कितने एक जैसे हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ अजीब सी चीजें नजर आने लगीं। जब भी हम सब साथ होते, मैं देखती कि विशाल की नजरें अक्सर मेरी आम और लीची की तरफ होतीं। पहले तो मैंने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि उसकी नजरें मेरे ऊपरी हिस्से पर ज्यादा टिकती थीं। मैं 45 साल की थी, लेकिन अपनी उम्र से कम ही दिखती थी और मेरा शरीर अभी भी अच्छा खासा आकर्षक था। और सिर्फ यही नहीं, मैंने यह भी गौर किया कि अमन भी सविता को उसी तरह से देखता था। वो भी सविता के खूबसूरत अंगों पर नजर गड़ाए रखता था। सविता भी अपनी उम्र के हिसाब से बहुत आकर्षक थीं। एक रात जब हम सब एक पिकनिक से लौट रहे थे, मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। क्या होगा अगर मैं विशाल के साथ और अमन सविता के साथ? नहीं नहीं, ये सोचना भी पागलपन था, पर इस ख्याल को झटकना मुश्किल था। कुछ दिन बाद अमन अचानक मेरे कमरे में आया। मैं अपने बिस्तर पर बैठी किताब पढ़ रही थी। माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है, उसने संकोच के साथ कहा। मैंने बोला, हाँ बेटा बोलो। क्या आप अब भी, मेरा मतलब है, क्या आप अब भी शादी के बारे में सोच रही हैं? उसने धीरे से पूछा। मैंने किताब एक तरफ रखी। नहीं बेटा, मैंने तुमसे वादा किया था ना। पर सच कहूं तो मैं एक जवान औरत हूं और अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई। एक दिन तुम भी शादी करोगे, अपनी पत्नी के साथ अपना घर बसाओगे और मैं फिर से अकेली रह जाऊंगी। अमन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माँ, मुझे आपका अकेला रहना अच्छा नहीं लगता। फिर मुझे लगा कि अब सही वक्त है। हिम्मत जुटाकर मैंने पूछा, बेटा कल रात जब हम सब साथ डिनर कर रहे थे, मैंने देखा तुम सविता आंटी को कुछ खास नजरों से देख रहे थे। उनके, तुम्हारी नजरें। अमन अचानक हंसने लगा। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। अरे माँ, वो तो बस ऐसे ही। सच कहूं तो सविता आंटी बहुत सुंदर हैं। मैं उन्हें देखकर सोच रहा था कि काश। मैंने पूछा, काश क्या? मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ नहीं माँ, उसने शर्माते हुए कहा। फिर हम दोनों हंसने लगे और वो अजीब सा पल गुजर गया। फिर एक सप्ताह बीत गया था जब अमन ने मुझसे बात करने की इच्छा जताई। उसकी आंखों में एक अजीब सा चमक था, जैसे कोई बड़ा राज छिपा हो। फिर अमन ने धीमे स्वर में कहा, माँ, आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मना नहीं करेंगी, क्योंकि इससे हम सभी की जिंदगी में खुशियां आएंगी। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और पूछा, बताओ बेटा क्या बात है? क्या हम विशाल और उनकी माँ सविता जी के घर जाकर एक छोटी सी महफिल सजा सकते हैं? हम सब मिलकर अपनी पसंद के व्यंजन का आनंद ले सकते हैं, उसने कहा।
मैं समझ गई थी कि वह क्या कहना चाह रहा था, लेकिन अनजान बनते हुए बोली, मुझे ठीक से समझाओ, मैं समझी नहीं। अमन ने बिना किसी झिझक के कहा, माँ, मैं सविता जी के आम और लीची खाना चाहता हूँ, और मुझे लगता है विशाल भी आपके आम और लीची की तरफ आकर्षित होता है। हम सब मिलकर एक शाम बिताएं और एक दूसरे के फल फूलों का आनंद लें। मैंने अनिच्छा दिखाते हुए चेहरे पर हैरानी के भाव लाए और सोचा, ये कैसी बातें कर रहा है मेरा बेटा। फिर भी न जाने क्यों मेरे मुंह से निकला, ठीक है बेटा, मैं तैयार हूं। हम सब वाकई अब एक परिवार जैसे ही हैं, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। अमन ने तुरंत इस मिलन समारोह की तैयारियां शुरू कर दीं। उसने विशाल और सविता को बार बार हमारे घर आने का निमंत्रण दिया। हालांकि वे इस योजना से अनभिज्ञ थे, पर मुझे लगता था कि अमन और विशाल ने पहले से ही सब कुछ तय कर लिया था। वे दोनों एक दूसरे के मन की बातें जानते थे। मैं देख रही थी कि विशाल अब मुझे और अधिक प्यार भरी नजरों से देखने लगा था, और अमन भी सविता की ओर विशेष रुचि दिखा रहा था। मैं अनिश्चितता में थी कि यह सब कैसे होगा। फिर एक शाम जब वे हमारे घर आए, मैं अपने कमरे में कुछ लाने गई, तभी अमन और विशाल मेरे पीछे आए। अमन ने विशाल को वहीं छोड़कर बाहर चला गया। मैं समझ गई कि यह एक नई शुरुआत थी। विशाल ने धीरे धीरे मेरे करीब आकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। हम दोनों एक दूसरे में ऐसे खो गए जैसे पहली बार प्यार हो गया हो। उसने मेरे आम और लीची का स्वाद बड़े प्रेम से लिया। मुझे पता था कि उसी समय अमन भी दूसरे कमरे में सविता के साथ था। लगभग 1 घंटे बाद मैंने विशाल से कहा, चलो, अकेले में अच्छा नहीं लग रहा, उन दोनों के पास चलते हैं। हम सब एक ही कमरे में आ गए। अब विशाल मेरे आम और लीची का आनंद ले रहा था, जैसे वह वर्षों से भूखा हो। उधर अमन भी सविता के आम और लीची का आनंद ले रहा था। हमने उस रात अलग अलग जोड़ों में ही समय बिताया, मैं विशाल के साथ और सविता अमन के साथ। वह रात हमारे लिए अद्भुत थी, जैसी हमने कभी अनुभव नहीं की थी। उस रात के बाद वे हमारे घर आकर रहने लगे। हमने एक व्यवस्था बनाई, 1 सप्ताह हम उनके घर रहते और फिर वे 1 सप्ताह हमारे घर पर। हम एक परिवार की तरह रहने लगे। मेरे जीवन में फिर से रोमांच और सुंदरता लौट आई। जो कमी वर्षों से महसूस हो रही थी, वह अब भर गई थी। मैं बेहद खुश थी, लेकिन तभी एक बड़ी समस्या सामने आई। मैं विशाल के साथ इतनी खो गई कि गर्भवती हो गई। अब मैं उलझन में थी कि क्या करूं। मैंने हर संभव उपाय के बारे में सोचा, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। मैं बहुत परेशान हूं, न सोच पा रही हूं, न कुछ कर पा रही हूं। क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं इस परिस्थिति से कैसे निपटूं? मुझे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, यह थी मेरी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।